Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो हमने जो बायोलॉजी के सीरीज़ की शुरुआत करी थी, आज उसका ये एक और लेक्चर है जहाँ पर हम बातें करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में मैंने अभी तक आपको सेल और टिश्यू को पढ़ा रखा है। आज हम बातें करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके कई पार्ट्स भी होंगे, एक लेक्चर में ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि सेल कंबाइन करके बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू जब कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन होती है ऑर्गन्स की, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो अगर मैं आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में बातें करूँ तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पर कि एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हो सकता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मेनली हमारे जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, जैसे कि हो गया स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, इनके बारे में बातें करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड और हार्ट के बारे में बात करेंगे, और रेस्पिरेटरी में हम बातें करेंगे किसके बारे में, तो लंग्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद है एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेशन का मतलब होता है कि जो भी बॉडी की एक्सक्रेटरी जो भी मटेरियल्स है उनको बॉडी से बाहर निकालना, उसे हम कहाँ पढ़ेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। वहाँ मेनली हम लोग किडनी को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग न्यूरॉन्स और ब्रेन के बारे में बातें करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जहाँ पर हम लोग हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ पर कि हम रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे। तो ये लगभग 7 जैसे टॉपिक्स है जिसको मैं 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। तो आप बने रहिए लेक्चर्स में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जैसे भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं मैंने उनको भी इंक्लूड करा है। मैं उनको भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बातें करें डायरेक्टली यहाँ से हम बातें करेंगे कि ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, इससे पहले जो पैराग्राफ था वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड नहीं है। तो अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में बातें करें तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग टेक प्लेस थ्रू द फॉलोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो किससे कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड some glands which produce enzymes which break down food into smaller molecules। तो जो एलिमेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं वो बने हुए होते हैं मेनली 2 पार्ट से। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर मैं बातें करूं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मेनली क्या करते हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि वो कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे बिगर फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में हेल्प करते हैं, जिससे कि डाइजेशन हो पाता है। द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और माउथ। जो मेन ऑर्गन्स कौन से, क्योंकि ये एक ऑर्गन सिस्टम है तो ये काफ़ी ऑर्गन से मिलके बने हुए होंगे। तो जो मेन ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। These are the main organ of digestive system. And the main glands are of digestive systems are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal gland। तो कुछ ग्लैंड्स है जिनके सिक्रेशन से डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है अच्छे तरह से, और कुछ साथ ही साथ कुछ ऑर्गन्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो हम इन्हीं सभी बातों को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर आगे आया जाए, अगर आगे चल के मैं आपको अगर इस डायग्राम को अच्छे से समझाऊँ तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है ये हमारा है ओरल कैविटी, ये हमारा है माउथ, या आप इसे कह सकते हो ये है हमारा क्या, ओरल कैविटी। ये है ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के बाहर यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये एक स्ट्रक्चर है। यहाँ टीथ के नीचे भी एक स्ट्रक्चर होता है, टंग के नीचे, और कहीं हमारे गाल के पास, मैंडिबल के पास भी एक स्ट्रक्चर होता है। इनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स।
ये क्या करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स? सलाइवरी ग्लैंड्स मेनली सलाइवा सिक्रीट करते हैं माउथ में, मेनली सलाइवा सिक्रेट करते हैं माउथ में, जिससे कि खाने का डाइजेशन होने में हेल्प होता है। अगर आप ठीक इसके बाद आओ, अगर आप ओरल कैविटी के बाद आओ, तो एक हमारा ये एक पार्ट है जिसे कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या है? ये खाद नली बोलते हैं इसे हिंदी में। यहाँ से जो भी फूड पार्टिकल्स आप खाते हो वो यहाँ से ठीक स्टमक की तरफ चला आता है। तो ओइसोफेगस के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टमक। अब स्टमक में आकर के डाइजेशन का प्रोसेस होता है। कहाँ पर किस किस मॉलिक्यूल के डाइजेशंस होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ पार्ट्स को समझिए, आगे जाकर मैं आपको सभी बातों को बताऊंगा। स्टमक को अगर आप कंटिन्यू करो तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और यहाँ से आप देख पाओगे ये छोटे डायमीटर वाला, जिसे मैं अपने मार्कर से बता रहा हूँ आपको, ये छोटे डायमीटर वाला यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ से ये एंड होता है। तो ये हमारा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ज़्यादा अच्छा से विजिबल नहीं होगा आपको। अगर आपसे मैं कहूँ तो आप यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है जे शेप, जो सेकेंड पार्ट है जे शेप, यहाँ से जो जे शेप पार्ट है इसको बोलते हैं जियोजेनम। ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेकेंड पार्ट जो इसको क्या कहते हैं? जियोजेनम। जियोजेनम। अब पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जियोजेनम और लास्ट पार्ट है इलियम। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 तीनों को मिला करके बोला जाता है, कंबाइनली बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन से हैं, तो आप कहेंगे ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड इलियम। अब आपको जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके डायमीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज लार्ज इंटेस्टाइन। तो जिस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है। एक है सीकम, और यहाँ से लेकर के इस पूरे पार्ट को कहते हैं कोलोन, और लास्ट वाले पार्ट को कहते हैं रेक्टम। तो ये हो गया हमारा सीकम, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा हो गया क्या? कोलोन, और लास्ट वाले पार्ट को कहते हैं रेक्टम। तो अगर मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन दूं कि मैंने किन किन एलिमेंट्री कैनाल्स के किन किन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करा, तो मैंने बताया पहले आपको ओरल कैविटी के बारे में बताया, फिर मैंने कहा कि ओरल कैविटी के बाद ये माउथ को ओरल कैविटी कहते हैं, और यहाँ पर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये ऑफकोर्स ग्लैंड में आएगा, ये हमारा एसिडिक, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल नहीं, ये ग्लैंड का पार्ट है। उसके बाद आता है ओरल कैविटी पहला, दूसरा ओइसोफेगस, स्टमक, फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट, एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा जियोजेनम, तीसरा इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स हो गए। अब मैं बातें करूंगा आपसे कि कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो वो क्या क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो आपको नाम याद रखने हैं। एक है हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो आउटसाइड द ओरल कैविटी होता है। उसके बाद अगर आप सलाइवरी ग्लैंड के बाद देखो तो लीवर भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन में होता है। उसके ठीक नीचे आप देखोगे ये जो एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये है हमारा पेनक्रियास, जो कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर लीवर के अंदर एक गॉल ब्लाडर होता है, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा, इस वाले डायग्राम में वो अच्छे से विजिबल है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, ये है गॉल ब्लाडर। तो ये कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जिनके सिक्रेशन से डाइजेशन की प्रोसेस स्मूथ हो पाती है। चलिए मैं आपको अब मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम को बता दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अब अच्छे से समझ में आएंगी। मैं आगे जाकर के आपको एक एक चीज़ को पढ़ के समझाऊंगा, जहाँ भी दिक्कतें होंगी मैं आपको उसे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। सबसे पहले हम बातें करेंगे माउथ के बारे में, कि माउथ में क्या क्या होते हैं और कहाँ होता है। तो माउथ तो मैंने आपको दिखाई दिया है, चलिए कुछ बातों को कर लेते हैं। यहाँ पर माउथ क्या करता है, मेनली फूड को तोड़ता है, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ एंड मिक्स विद द सलाइवा टू फॉर्म फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। तो माउथ क्या करता है, मेनली फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसे सलाइवा के साथ थ्रू आउटली फूड पार्टिकल्स को सलाइवा के साथ मिक्स करवाता है। और जो सलाइवा के साथ मिक्स करवा रहे होते हैं माउथ में, वो सलाइवा कहाँ से आता है, तो वो सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से आता है। सलाइवा के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एक है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का एक स्पेशल काम है कि अगर आप स्टार्च खाते हो तो आपके माउथ में ही स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, सिंपल शुगर में ब्रेक कर देगा।
अगर आपने स्टार्च खाया तो माउथ में उसको उसने सुक्रोज मान लीजिए या फिर कुछ सिंपल शुगर में उसको उसने ब्रेक कर दिया। किसने तोड़ दिया? तो सलाइवरी अमाइलेज ने ये काम किया। कहाँ किया? तो माउथ में किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन किस पार्ट से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन इज बिगेन्स विथ माउथ। डाइजेशन माउथ पे ही स्टार्ट हो जाता है। देन फूड पास थ्रू द ओसोफेगस इनटू स्टमक। फिर वो फूड, जो भी फूड आपने खाया उसमें से अगर स्टार्च के पार्ट होंगे तो वो माउथ में डाइजेस्ट हो जाएंगे, और जो भी डाइजेस्ट नहीं हुए वो छोटे छोटे पार्ट में टूट चुके हैं उनको हम बोलस कहते हैं। वो जब थ्रूली हमारे इससे साथ मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं उसके, सलाइवा के साथ मिल जाते हैं, उसको कहते हैं बोलस। फिर बोलस धीरे धीरे चले जाते हैं ओइसोफेगस से होते हुए चले जाते हैं कहाँ? स्टमक के पास। अब हमें स्टमक को पढ़ना है, क्योंकि अब फूड पार्टिकल्स कहाँ पहुँच चुके हैं? अब फूड पार्टिकल्स स्टमक में पहुँच चुके हैं। तो अब हमें बात करनी है किसके बारे में? स्टमक के बारे में। स्टमक का एक और नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, और जिस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। और साथ ही साथ इसमें HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होते हैं, और इसके पास म्यूकस की कोटिंग होती है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इससे तो स्किन या फिर जो मसल्स वो ख़राब हो जाएंगे। तो स्टमक में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब स्टमक की दीवारें प्रोटेक्टेड है एक म्यूकस कोटिंग से, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा डैमेज नहीं होता है स्टमक को। ठीक है। अच्छा, अब स्टमक में जो पेप्सिन मिला हमें, इस पेप्सिन का क्या काम है? तो ये पेप्सिन देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये पेप्सिन ब्रेक करेगा किसको? प्रोटीन्स को। तो आपने जो प्रोटीन्स खाया वो आपके माउथ में तो ब्रेक नहीं हुआ, मगर आपके माउथ से जब वो चला गया आपके स्टमक में, तो वहाँ पर उस प्रोटीन का सामना हुआ पेप्सिन नाम के एक डाइजेस्टिव एंजाइम से, जिसने प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम बनाए रखता है, जो कि पेप्सिन के एक्शन के लिए हेल्प करता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होंगे तो पेप्सिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, किससे बचाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। देन द पास इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मान लीजिए कि प्रोटीन की डाइजेशन हो चुकी है, तो अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज़ें हैं वो सभी अब चले जाएंगे कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, उन बातों को हम आराम से धीरे धीरे समझते हैं। चलिए मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा वो भी समझाता हूँ। द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम। मैंने आपको कह दिया कि पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। तो अब जो भी फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक में थे उनकी डाइजेशन हो चुकी है, अब वो चले आए कहाँ पर? अब वो चले आए हैं ड्यूडेनम में। द फूड इज मिक्स विद द वाइल फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास जूस फ्रॉम द पेनक्रियास वाइल ब्रेक डाउन द फैट globules and pancreas juice contain enzymes trypsin and lipase. ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड लाइपेज ब्रेक डाउन फैट। मतलब क्या, देखिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम को बना दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको ओइसोफेगस है और ये रहा स्टमक। अब ये स्टमक है और ये रहा ड्यूडेनम। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या है? ड्यूडेनम। और यहीं पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि अगर यहाँ पर आपको याद हो तो मैंने आपको और कलर्स है यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसे। अगर आपको यहाँ पर याद हो तो यहाँ कहीं पर हमारा लीवर हुआ करता था, मैं इसको रफली बनाता हूँ, और यहाँ कहीं पर हमारा पेनक्रियास होता था। तो अब क्या होगा, अब लीवर की जो सिक्रेशंस है वो कहाँ आएंगी? वो आएंगी ड्यूडेनम में, और पेनक्रियास भी अपना सिक्रेशन को ड्यूडेनम में ही देगा। अब ड्यूडेनम में क्या आ चुका है? ड्यूडेनम में जो भी फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हुए थे अच्छे से, प्रॉपरली जो डाइजेस्ट नहीं हुए थे, वो आ चुके हैं कहाँ? अब वो आ चुके हैं हमारे ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में लीवर के सिक्रेशंस भी पहुंच गए, और गॉल ब्लैडर के सिक्रेशन भी पहुंच जाते हैं, और साथ ही साथ पेनक्रियास के सिक्रेशन भी ड्यूडेनम में ही पहुंच जाता है। और यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस और आगे बढ़ती है। और क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि बाइल आता है कहाँ से? बाइल आता है मेनली लीवर से, और ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन द फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल। तो लीवर से क्या आया? लीवर से आया मान लीजिए बाइल। लीवर से क्या आया? बाइल। बाइल क्या करेगा? फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ेगा, और उसको कहीं ना कहीं एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म भी बनाएगा। वो आपके सिलेबस को थोड़ा बियॉन्ड है, आप इसे इतना समझिए। फिर पेनक्रेटिक जूस आएंगे पेनक्रियास से, जिसमें एंजाइम होगा ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को और फैट को तोड़ेगा। तो अब पेनक्रियास से क्या आएगा? पेनक्रियास से आएगा पेनक्रेटिक जूस। क्या आएगा? पेनक्रेटिक जूस। पेनक्रेटिक जूस में दो एंजाइम होंगे, एक होगा ट्रिप्सिन और दूसरा होगा लाइपेज। तो इसके अंदर दो एंजाइम होंगे, एक होगा ट्रिप्सिन, दूसरा होगा लाइपेज। तो जो प्रोटीन टूट चुके थे स्टमक में, उनका और ब्रेकडाउन होगा, और वो बना लेंगे अमाइनो एसिड। किसके हेल्प से? ट्रिप्सिन के हेल्प से। और लाइपेज क्या करेगा? फैट को तोड़ेगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। कौन तोड़ेगा? ये लाइपेज।
तो अब आपने जो भी आपने खाना खाया था, आपने अगर कार्बोहाइड्रेट खाया था तो उसकी डाइजेशन माउथ में ही हो गई। अगर आपने प्रोटीन खाया था तो प्रोटीन का डाइजेशन कुछ हद तक स्टमक में हुआ, और जो स्टमक में नहीं हो पाया वो कहाँ आकर के हुआ, वो पेनक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम के हेल्प से आपके ड्यूडेनम में हुआ। चीज़ों को समझिए, कहाँ हुआ, ड्यूडेनम में हुआ। उसके बाद पेनक्रेटिक जूस में एक और एंजाइम था जिसका नाम था लाइपेज, उसने फैट को तोड़ा किस में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। ये भी कहाँ हुआ, तो ये भी ड्यूडेनम में ही हुआ। और अगर आपने फैट को खाया था, अगर आपने फैट को ज़्यादा मात्रा में खाया था तो उसको बाइल के हेल्प से उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, मैंने ये फैट नहीं, मैंने ये लिपिड होता है और कुछ नहीं होता है। इसको आप लिपिड और फैट को कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक एक ही मान सकते हो, आपके सिर्फ होता ज़्यादा कुछ नहीं है इसलिए। अब हम बातें करते हैं यहाँ पर कुछ और। क्या बोला गया, द ग्लैंड्स ऑफ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। और जो इंटेस्टाइनल जूस जो मैंने बताया वो कहाँ से आते हैं, जो पेनक्रेटिक जूस, तो पेनक्रेस ने पेनक्रेटिक जूस दिया और इंटेस्टाइन की दीवारें भी कुछ रिलीज करेंगे। वो क्या है, इंटेस्टाइन की दीवारें भी कुछ रिलीज करेंगे, वो है इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस कौन रिलीज करते हैं, द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं। द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमाइनो एसिड। और ये लोग मिल करके ये जो पूरा का पूरा है ये अकेले ट्रिप्सिन नहीं कर पाता है, इंटेस्टाइनल जूस भी यहाँ पर आकर के इस काम को बढ़ावा देगा और कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला जा रहा है कि आप अगर ध्यान से देखो तो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर लाइक पोजीशन, जिसको कहते हैं विलाई, having the blood vessels. It helps to increase the surface area for the absorption of food, and the digestion food absorbed through the blood transported into the cell, and then the undigested food in the large intestine. मैं इसको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ आपको मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ कैसे। इसके लिए मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड में लेके चलता हूँ, यहाँ लेके चलता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है, अब मैंने आपको बताया अभी कि ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। मैं इसको रफली बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को थोड़ा जूम करके बाहर बनाता हूँ। इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, जूम करके बाहर बनाया, इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को। तो अगर आप इस वाले पार्ट को जूम करके बाहर बना के देखो तो इनके दीवारों पे ऐसे स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसको इस कलर से बनाता हूँ। इसके दीवारों पे स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाएगा विलाई। क्या कहा जाएगा, विलाई। अब इन विलाई के अंदर क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे। इन विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होंगे और लेक्टिल्स होगा। आपको ब्लड वेसल से काम है तो मैं आपको ब्लड वेसल से बताता हूँ। अब अगर मैं इसको जूम करूं फर्दर, मैं अगर इसको भी जूम करके पढ़ने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिखेगा, तो मुझे दिखेगा कि ये एक विलाई था, ये एक विलाई था जिसके अंदर इस तरह से ब्लड वेसल्स थे, जिसके अंदर इस तरह से ब्लड वेसल्स थे। ये एक विलाई था जिसके अंदर इस तरह से ब्लड वेसल्स थे। अब आपने जो खाना खाया, अब उसकी डाइजेशन हो चुकी है, तो ये डाइजेस्ट होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब इसको कहाँ जाना है, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में जाने के लिए, ब्लड में जाने के लिए इसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो ये एब्जॉर्ब होंगे इस विलाई के थ्रू, ये एब्जॉर्ब होंगे इस विलाई के थ्रू, ये एब्जॉर्ब होंगे इस विलाई के थ्रू। मतलब ये फूड पार्टिकल्स ये विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाएंगे और जिस पार्ट में इसका काम है उस पार्ट में ये चले जाएंगे। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शंस होती है खाने की। तो खाना आपने जो खाया उसका डाइजेशन कैसे हुआ मैंने वो दिखाया आपको, और कैसे ये एब्जॉर्ब होते हैं विलाई के थ्रू, किस पार्ट में होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिए। अगर आपको फिर भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, दिक्कतें होती है, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस को छोटे से एक वीडियो में आपको दोबारा बना करके अच्छे से समझा करके दे दूंगा। और आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अब क्या बोला गया है कि जो खाना मान लीजिए यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुए, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के ये हमारे एनस से बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ दिया। अब यहाँ पर बातें करी जा रही है कि लार्ज इंटेस्टाइन्स के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं।
तो क्या बोला गया, वाटर इज एब्जॉर्ब एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू एनस। वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया, उनके सिक्रेशन के बारे में पढ़ाया, और फूड पार्टिकल्स जो आप इनटेक करते हो आपके खाने के दौरान उसको डाइजेस्ट कैसे किया जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, मैंने ये भी आपको बताया। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि आपको एक क्लियरिटी आए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो 2014 के फेज़ टू का ये क्वेश्चन है एनडीए एग्ज़ाम का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर, इनमें से कौन सा काम लीवर का नहीं है। तो बोला गया कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, बिल्कुल ये भी लीवर का एक काम है। अगर आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया है तो जो भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा आपके बॉडी में है एनर्जी बनाने के बाद, आपने ग्लूकोज जो खाया वो आपको एनर्जी देगा, और जो ग्लूकोज बच जाएंगे, जो एनर्जी नहीं, अब आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्टोर हो जाएंगे आपके मसल्स में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, और ये कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है ये लीवर में होता है। तो बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, ये भी बात सही है, क्योंकि आप जब प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन का, अगर आप प्रोटीन कैसे बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से। तो अगर आप एक अमाइनो एसिड का, ये जो डॉट है इसको आप अमाइनो एसिड मानो, और अगर आप एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो तो वो कुछ ऐसा होता है, वो कुछ कैसा होता है, ऐसा। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से आप, COOH, C, यहाँ हो गया H और यहाँ हो गया R ग्रुप। तो यहाँ पर जब भी अमाइनो एसिड ब्रेक होता है तो अमोनिया निकलता है। अमोनिया इज़ ए हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। तो अमोनिया को चेंज कर देता है यूरिया में, कौन करता है, ये हमारा लीवर करता है। तो अमोनिया को चेंज करके यूरिया का प्रोडक्शन कौन करता है, लीवर ही करता है। एक और बात क्या बोला गया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वार्म आउट रेड ब्लड सेल, और लास्ट क्या बोला गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर। तो ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता लीवर में। हाँ, ये तो बिल्कुल होता है, वार्म आउट रेड ब्लड सेल को भी ठीक करते हैं ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एनडीए 2016 में पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन से लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें मिलाना है। देखिए, प्रोटीन्स की जो ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन्स होते हैं किसमें, अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं मोनोसेक्राइड्स में। तो हमने क्या किया है, पहले हमने ए के साथ 4 को 2 जगह पर है, और बी के साथ हमने मैच कर दिया है 3 को, तो बी के साथ 3 को, तो ये सभी अपने आप एलिमिनेट हो गए। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर मैं बाकियों को भी जरूर देखूंगा एक बार। तो न्यूक्लिक एसिड मेनली नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर में होते हैं, जो कि मैं आपको डीएनए चैप्टर में पढ़ाऊंगा डिटेल में। और लिपिड्स टूटते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये भी हमारा ऑप्शन 3 का 1 और डी का 2। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होंगी इन क्वेश्चंस को करने में, और अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। अभी भी बहुत टाइम है आपके एग्जाम में। आप हमारे पी वासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी लेक्चर्स को वहाँ से चेक करिए। सभी लेक्चर्स आपके काम के हैं। अगर आपने सभी लेक्चर्स को देख लिया तो आप साइंस में अपने आप को एक अलग लेवल पे पाओगे। चलिए आगे बातें करी जाए। ये क्वेश्चन 2024 के फेज़ 1 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। क्या बातें करी गई है यहाँ पर, देखिए जरा। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का काम इसमें से क्या है? पेनक्रियास का काम मेनली लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीज निकालना है, बिल्कुल यही करता है वो। स्टोरेज एंड रेगुलेशन ऑफ बाइल ये लीवर करता है, पेनक्रियास नहीं करता है। सर्फेक्टेंट ये भी तो कहीं ना कहीं बाइल का काम, एंट्रेज एसिड ये भी इसका काम नहीं है। तो आंसर सी हमारा बहुत ही आसान सा, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम बातें करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने इस लेक्चर को छोटा ही रखा है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम और साथ ही साथ जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे भी हम एक साथ ही करेंगे, हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा मैंने छोटा रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 सिस्टम करेंगे और लगभग 3 लेक्चर में मैं पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपके लिए ख़त्म कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पी वासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी नोट्स को पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Learning with Bivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.